बहुत गप्पे मारे। अकाउंटिंग टर्म्स 39 टर्म्स अपने को अभी खत्म ही करना है और फिर तुम लोग रीड करोगे तो समझ जाओगे। इसमें सिर्फ पिंक वाला याद करो और नीचे एग्जांपल्स देख सकते हो, रीड करने के समझ सकते हो। एंटिटी क्या है? बेसिकली एंटिटी मतलब कोई इकोनॉमिक यूनिट, मतलब कोई ऐसी चीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। कोई बिजनेस एंटिटी मतलब जो बिजनेस कर रहा है और उसमें पैसों का काम कर रहा है। बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, वो बिजनेस के तरीके से नहीं, लेकिन एंटिटी तो है। मतलब एक लीगल एग्जिस्टेंस होना और आप वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, गुड्स और वगैरह बेच रहे हो, ऐसा। फिर आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि हमारे बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? गुड्स का एक्सचेंज होना, सर्विस देना, इस सबको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर गुड्स एंड सर्विस। फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में होता है हमेशा। हेलो 3:30 ना 3:30 तो हो गए, 4 o'clock। 4 o'clock। तो बिजनेस करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है? सबसे पहला मॉनेटरी टर्म्स होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। दूसरा एक एविडेंस होना चाहिए, यानी कि एक वो बिल टाइप होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एविडेंस क्या है? व्हाट्सएप मैसेज क्या हो गया, पर नॉर्मली क्या होता है, लोग पूरा वो पेज में वो करके देते हैं, तो यानी कि वो एक एविडेंस होना चाहिए। फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आना चाहिए। सामान बेचा, गुड्स का वैल्यू कम हो गया लेकिन कैश का वैल्यू बढ़ गया, तो एसेट और लायबिलिटीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए और इसका इफेक्ट होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन में। मतलब एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनको फर्क, इनमें असर होना चाहिए। जैसे एसेट इक्वल कैपिटल लायबिलिटी है तो उसमें असर होना चाहिए, तभी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और डुअल एस्पेक्ट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना, ये सारी कहानी है। अब ये जो है ऐसे इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर अंदर भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही मेरे बिजनेस की कुछ एसेट मेरे बिजनेस के दूसरे डिपार्टमेंट में मैंने भेज दिए काम करने के लिए, तो क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन है। अब नीचे का स्मार्ट बोर्ड ऊपर वाले क्लास में लगा दूंगा, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। कोई ज्यादा वैल्यू जल्दी से उसमें होती नहीं, और अगर हो रही है तो कुछ पेमेंट होती है। जैसे यहाँ पे तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, पर नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से खरीद लेता है सामान, पैसा देता है। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब बाहर के लोगों के लिए। फिर कैश और क्रेडिट होता है कि भाई पैसा दिया या तो नहीं दिया, ऐसा। अकाउंट है ना, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, हर एक अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कैश का अकाउंट हो सकता है, क्रेडिट का अकाउंट हो सकता है, किसी बंदे के नाम का अकाउंट हो सकता है, ये सब अलग अलग अकाउंट बनते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। फिर कैपिटल, कैपिटल मतलब बिजनेस ने कितना पैसा लगाया, बिजनेस ने कितना पैसा लगाया। क्लेम ऑफ द ओनर, मैंने इतना पैसा लगाया, मेरा इतना क्लेम है। या फिर प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ही प्रोप्राइटर कहलाता है। और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स जो पैसे लगाती है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? ओनर्स ही कहलाते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, कि मेरे 10 लाख के एसेट है लेकिन कर्जा मेरा 3 लाख है, तो 10 लाख के एसेट में से 3 लाख का कर्जा माइनस कर दो तो 7 लाख का क्या आ गया? कैपिटल आ गया। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर आगे जाकर शेयर होल्डर है। एग्जैक्टली। और कैपिटल का फॉर्मूला समझ गए? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओनर की इक्विटी भी बोलते हैं कैपिटल को, या नेट वर्थ भी बोलते हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए मैंने अगर कोई मेरा सामान यूज कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। कोई पैसा मैं बिजनेस से निकाल सकता हूँ, कोई गुड सर्विस ले सकता हूँ, गुड्स ले सकता हूँ, एसेट ले सकता हूँ, तो ये क्या है? ड्राइंग्स है। व्हाट वी कॉल इज ड्राइंग, कि भाई कोई बिजनेस है, समझ लो कि बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए गले में से पैसा ले लिया तो कैश बिजनेस से कम हुआ, तो वो कहलाएगा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस का कैश यूज कर रहे हो या बिजनेस का आप जो है एसेट यूज कर रहे हो फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं जनरली, क्योंकि बिजनेस का कैपिटल मैंने दिया, मैंने यूज कर लिया तो मेरे कैपिटल में से माइनस कर दो। लायबिलिटीज, बाहर के लोगों का क्लेम, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस या ओनर या एंटरप्राइज। नॉर्मली ओनर तो होता नहीं है क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन बिजनेस के नाम का होता है, तो एंटिटी या एंटरप्राइज के अगेंस्ट कोई क्लेम कर रहा है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है। लायबिलिटी का पहले मतलब देख लो। लायबिलिटी मीन अमाउंट पेएबल बाय द एंटरप्राइज, मुझे आगे जाके देना है। पेएबल मतलब आई विल पे, आई विल पे, तो यानी मैं आगे जाके देने वाला हूं। क्रेडिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इंटरनल भी दो, इसमें लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सबसे पहले तो इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की टुवर्ड्स द ओनर, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग माना जाता है। तो मैंने इस बिजनेस में पैसा डाला है तो बिजनेस इज लायबल टू पे मी द कैपिटल अमाउंट, और वो उसके बदले मुझे प्रॉफिट भी देता है। अलग अलग समझता हूं। तो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द ओनर, थोड़ी ना होता है। हां गारंटीड नहीं होता है बस। और एक्सटर्नल में गारंटी जैसा होता है कि भाई हां ठीक है देना है लोगों को, बाहर के लोगों को, ऐसा। ओनर देता है बात के लोगों को, बिजनेस देता है। हम बिजनेस को ही समझते हैं, ओनर नहीं समझते। ओनर और बिजनेस अकाउंट्स में अलग अलग माने जाते हैं। ओनर मैनेज कर रहा है लेकिन पैसा बिजनेस से जा रहा है, ऐसा।
रुपए की लायबिलिटी होती है समय के हिसाब से होती है। कुछ लायबिलिटी 12 महीनों से ज्यादा की होती है, कुछ लायबिलिटी 12 महीनों से कम की होती है। जो लायबिलिटी 12 महीनों से भी ज्यादा की होती है उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट मतलब रीसेंट का, तो नॉन करंट मतलब अभी का नहीं। तो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करने वाला है। अगर मैंने लोन लिया 3 साल का तो 3 साल में पे करूंगा ना, अभी तो नहीं दूंगा, यानी इट इज नॉन करंट लायबिलिटी। फिर कुछ करंट लायबिलिटीज होती है जो मुझे विद इन 12 मंथ पे करना पड़ता है। नॉर्मली जो क्रेडिटर होते हैं ना उनको विद इन 12 मंथ पे करना पड़ता है, तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। फिर हमारे पास आता है कहानी एसेट का। एसेट यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हिच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। जब मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बोला था तो बेनिफिट का वर्ड दिया था कि एसेट्स ऐसी चीजों को बोला जाता है जो फ्यूचर में क्या करेंगे, बेनिफिट देने वाले हैं, बेनिफिट देंगे इकोनॉमिक वे में, पैसों के वे में। ऐसा बैलेंस एसेट की कैरेक्टरिस्टिक मेरा होना चाहिए, बाजू वाले का एसेट मेरा नहीं है। यानी मेरा एसेट कब कहलाएगा, जब मैं उसको ओन करूंगा, और वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। इसका मतलब अभी से समझ लो। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, दोस एसेट व्हिच कैन बी सीन, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आई कैन सी इट, टच इट, फील इट, तो वो क्या है, टेंजिबल एसेट है। बट नॉन टेंजिबल एसेट आर दोस एसेट व्हिच कांट बी सीन, देख नहीं सकते हो। एग्जांपल देता हूं, टेंजिबल एसेट के लिए स्मार्ट बोर्ड, बेंच, चेयर, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट है। नॉन टेंजिबल एसेट का मतलब मेरी गुडविल, पीएनडी की गुडविल एक एसेट है, देख सकते हो तुम नहीं, पर है तो सही, एसेट तो है। पेटेंट करवाया अगर मैंने किसी चीज का, अब फॉर एग्जांपल मैं मेरे दुकान पे आलू पूरी मेहुल के नाम पे नहीं बेच सकता क्योंकि उसका पेटेंट है। अगर मैं बेच रहा हूं तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो यानी कि पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है चीजों का, समझ पा रहे हो। तो यानी ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, कांट बी सी पर है। और कुछ वैल्यू होनी चाहिए भाई, और मनी के नाम से मेजरमेंट होना चाहिए। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज ऑल कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल भी मनी के नाम से मेजर हो सकता है। क्लास 12 में चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, क्लास 12 की पार्ट 1 में चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, तब पता चलेगा। लेकिन गुडविल को भी हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, 4 तरीके होते हैं, तब पढ़ेंगे। तो एसेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट होते हैं। नॉन करंट एसेट वापस से ऐसे एसेट जो मुझे आगे जाके 12 महीने से भी ज्यादा समय तक बेनिफिट देने वाले हैं। ये मुझे 12 महीने से ज्यादा समय तक बेनिफिट देगा, ये मुझे देगा। और इस एसेट को भी नॉन करंट बोलते हैं जिसको मैंने बेचने के तरीके से नहीं खरीदा। अब जैसे मैं दूध वाला हूं तो दूध मेरा नॉन करंट एसेट नहीं है, वो तो बेचने के लिए है। ये सारी चीजें बेचने के लिए लाया हूं मैं, नहीं, यूज करने के लिए लाया हूं। तो ये नॉन करंट एसेट है, मतलब जिसको रीसेल तुमको नहीं करना है उसको नॉन करंट एसेट। पर अगर उसको टाइम टू टाइम ऐसे करते रहो तो अलग बात है, पर नॉर्मली तेरा पर्पस वो नहीं था, तेरा पर्पस उसको यूटिलाइज करना। तो अगर इसी हुआ तो क्या नॉन करंट है, जब खराब हो जाएगी तब बेचोगे, पर नॉर्मली तेरा पर्पस उसको लाने का बेचना नहीं था। तू क्यों सोच के लगा के बेचूंगा इसलिए नहीं, तो वो नॉन करंट है। और नॉन करंट में टेंजिबल, इंटेंजिबल आते हैं। टेंजिबल में फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और करंट एसेट मतलब एसेट जो कि रीसेल करोगे या तो तुरंत वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा जो 1 साल से कम समय तक रहता है बिजनेस में, वो। और फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट का मतलब ना थोड़ा ध्यान से देखना, फिक्टिशियस एसेट थोड़ा अलग होता है। देखो मैंने क्या किया, मैंने होर्डिंग लगा दी, होर्डिंग वो बोर्ड लगाते हैं ना वो रोड पे बड़े बड़े, वो साफ एप्लीकेशन वाले, तो मैंने होर्डिंग लगा दी पीएनडी एजुकेशन। वो होर्डिंग रहेगी 5 साल तक, वो होर्डिंग्स क्या रहेगी 5 साल तक रहने वाली है। मैंने उस होर्डिंग के लिए ले सपोज 50 लाख रुपए का पैसा दिया 5 साल तक, है ना, इससे भी महंगा होता है होर्डिंग के तो पैसे। हम लोगों का 10 सीबीएसई का विहटिया वाले बैच का रिजल्ट आया था, बहुत औसम रिजल्ट था। हम लोगों ने पता किया था अनुराग द्वार पे है ना वो होर्डिंग ब्रिज के नीचे, वहां का रेंट पता किया था, बोले 15 दिन लगाना है 6 लाख रुपए, नहीं लगाना। 15 दिन का 6 बड़ा था ना कितना तो लगते हैं। तो इससे फिर लोग भी उतने आते होंगे। हाँ लोग आते हैं अरे वहाँ पे मेन पॉइंट है ना, लोग और अनुराग द्वार इसलिए चुने वो किया पेट्रोल कि पंप वो के पास। हाँ बस, तो 50 लाख रुपए का समझ लो ये मैंने खर्चा किया। तो ये तो 5 साल का खर्चा ना। एक लॉजिकल बात बताओ, हम तो ईयर बाय ईयर अकाउंटिंग करते हैं, इस साल में 50 लाख खर्चा दिखाऊंगा नहीं, इस साल का खर्चा तो 10 लाख ही है, लेकिन कैश तो मेरे इस साल 50 लाख गए, बहुत लोग चेक। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 लाख को तो मैं एक्सपेंस के कॉलम में दिखा दूंगा, 10 लाख को मैं किस कॉलम में दिखा दूंगा, एक्सपेंस को। बाकी 40 लाख को एसेट में दिखाता हूँ। एसेट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं उसको, फिक्टिशियस एसेट है ये, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नाम का एक नॉट बना है। थोड़ा आगे का है। हाँ तो एक बार रुक जाते हैं। तो ये 40 लाख जो है ना, ये 40 लाख पता है ये एसेट है, क्यों? क्योंकि ये 40 लाख का बेनिफिट मुझे आगे के सालों में होगा, आगे के सालों में मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, होर्डिंग तो लगी मेरी। तो दिस इज एसेट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फिक्टिशियस एसेट, और इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, है ना। तुम्हारे बुक्स हो ना तो ऐसे ऐसी बातें तुम अंडरलाइन बाद में कर लेना बैठ के।
तो ये, और ये एसेट जो है ना, ये इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ एंट्री करने से ही आएगा। मैंने एंट्री जब तक नहीं करूंगा तब तक ये एसेट मेरे पास नहीं है, तो फिर जब एंट्री करूंगा तो ये एसेट मेरे पास है। अकाउंटेंट्स टैक्स बचाने के लिए ऊपर नीचे करें तो वो भी फिक्टिशियस होगा। काइंड ऑफ चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसको बहुत हद तक बोलना सही नहीं है, पर फिक्टिशियस एसेट में यही है। फिक्टिशियस एसेट ऐसे एसेट है, ना ही टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। ये जो है ये ऐसे खर्चे हैं जो जो एक साल में राइट ऑफ नहीं होंगे, मतलब जो एक साल में खत्म नहीं होगा, वो खर्चे का बेनिफिट तुमको जो है वो तुमको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिलने वाला है, समझे? तो अगर कुछ ईएमआई पे लिया तो फिर वो किस बारे में? ईएमआई तो मंथली पे करता है तू, और वो एसेट जोड़ लिया तुमने, अगर जैसे मोबाइल खरीदा ईएमआई पे तुमने, तो तुम मोबाइल दिखा देगा, ईएमआई टाइम बाय टाइम पेमेंट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, 50 लाख एक बार में पे हुआ है, अच्छा वो टाइम बाय टाइम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 40 लाख इस साल का खर्चा नहीं है, तो इस साल के एक्सपेंसेस पे तो मैं नहीं दिखाऊंगा, पर मेरा कैश भी तो कम हुआ ना। तो वो फोन जैसा सेम हो गया ना, ये तो मैंने एक बार में पे किया, बट वो मुझे 5 लाख तो कौन सा ही फोन सब। हाँ भाई, तो ये मुश्किल है ऐसा, पर इसमें ऐसा एडवर्टीजमेंट का एक ही एग्जांपल है, इसमें और कोई है ही नहीं। 50 से ठीक है, बोलो क्लैरिटी आई? रिसिप्ट मतलब आना, रिसिप्ट मतलब आना, पर पैसा तो बहुत तरीके से आ सकता है। तुम में से कोई 100 का नोट गिरा के चला गया, मैंने ले लिया, रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? रिसिप्ट में ऐसी चीजें होती है जो बिजनेस रिलेटेड होती है, मतलब रेवेन्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस, समझे? कि मैं बिजनेस क्या करने बैठा हूँ, गुड्स बेचने या सर्विस देने बैठा हूँ, उससे जो पैसा आएगा वही क्या कहलाता है, रिसिप्ट कहलाता है। तो रिसिप्ट आर मनी व्हिच आर अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज ओनली, बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है वो क्या कहलाता है, रिसिप्ट कहलाता है। मतलब बिल जनरेट होना। हाँ, पैसा मिलना बिजनेस एक्टिविटी से, बस कि पैसा कमा रहा हूँ मैं किस बेसिस पे, जब मैं काम कर रहा हूँ या गुड्स बेच रहा हूँ तब। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके की होती है। देखो एकदम सिंपल भाषा में क्लियर करता हूँ। कुछ इनकम कैसे होती है, रेगुलर नेचर की होती है। कुछ इनकम कैसे होती है, रेगुलर नेचर की होती है, जो मुझे मिलने ही वाली, जैसे तुम लोगों की फीस ये मुझे हर महीने की मिलेगी, यानी वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। कुछ रिसिप्ट होती है जो रेगुलर नेचर की नहीं होती, जो कभी कभार ही होती है। कैसे, तुम लोगों ने कोई कोर्स ऑप्ट कर दिया, वो हिंदी का जैसे मैंने रखा था, तो वो रेगुलर बेसिस नहीं था मेरे लिए, वो मेरे को वन टाइम इनकम था, वो हिंदी हुआ, बात खत्म हो गई मेरी। अब मेरे को तुम लोग हिंदी का पैसा दोगे नहीं। तो जो रिसिप्ट है, एक होती है रेगुलर नेचर की, जो रेगुलर होती रहती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो रेगुलर नहीं होती, कभी कभी होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोगों को मैंने कोई टूर पे कराया और वहां से मैंने कोई प्रॉफिट कमा लिया, तो यानी कि वो भी क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, पर वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, मतलब वन टाइम। हाँ, बार बार नहीं होने वाला है। तो ऐसी चीजें जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो बार बार होती रहती है, रेगुलर होती रहती है, और ये जो है वो रेगुलर नहीं होती है, कभी कभार हो गई, और प्लस ये रेवेन्यू नेचर की भी नहीं होती है। अब मैंने तुम्हारे ट्रिप से पैसा कमाया, ये मेरे बिजनेस का काम नहीं था, मेरा बिजनेस का काम पढ़ाना था, लेकिन ट्रिप्स करवा के मैंने अर्निंग कर ली, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई, हाँ, साइड इनकम पर बिजनेस के रिलेटेड है। कैसे, अगर मैं कोई, हाँ, काइंड ऑफ, या फिर इसके एग्जांपल्स देखो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है बिजनेस के लिए, तो बार बार थोड़ी आएगा। और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेच रहा हूँ, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, ये सब बेच दिए, तो इससे पैसा आया, पर मेरा बिजनेस का मेन एम ये नहीं था एसेट बेचूंगा, एसेट खरीदा था बेचने के लिए नहीं, पर अब खराब हो रहे तो बेच के पैसा ले लिया, जितना मिले उतना, तो वो पैसा भी जो आया है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। क्लियर हुआ? अब एसेट तो तुम रेगुलर बेसिस पे थोड़ी बेचते हो, वो तो बिक गया तो बिक गया कभी। एक्सपेंडिचर भी वही है भाई, कि बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस एक्टिविटीज मेंटेन करने के लिए जो जो खर्चे लगते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंस नहीं बोलते, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर मतलब कि हमारे बिजनेस के एसेट खरीदने के लिए और किसी सर्विस लेने के लिए बिजनेस रिलेटेड चीजों को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एसेट खरीदने के लिए कोई अमाउंट को बेचा तुमने, अब कोई अमाउंट एक्सपेंड हुई, खर्चा हुआ तुम्हारा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और गुड्स खरीदने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देखो बेस कांसेप्ट वही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे होता है। रेगुलर बेसिस पे तुम गुड्स खरीदोगे नहीं, मतलब यहाँ पे जैसे मुझे प्रिंट्स करवानी पड़ती है, वो मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेगुलर बेसिस पे करवाना। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बिजनेस भी क्या होती है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, तो रॉ मटेरियल खरीदेगी तभी तो प्रोसेस करके गुड देगी आगे जाके। अगर इस तरीके की, हाँ, तो उसमें जो रॉ मटेरियल खरीदना है वो रेगुलर बेसिस पे खरीदना है। अब मुझे मिठाई बना के बेचनी, तो दूध खरीदना है, मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं खरीदूंगा तो कैसे बेचूंगा। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा खर्चा है गुड सर्विस खरीदने के लिए जिससे मैं आगे जाके पैसा कमाऊं। तो एक कैपिटल जैसा खाली पैसे दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, एसेट खरीदने के लिए, रेगुलर नेचर का नहीं है। तुम कैपिटल और रेवेन्यू को रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पे समझो। स्मार्ट बोर्ड क्या मैं डेली खरीदूंगा, तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेंच क्या मैं डेली खरीदूंगा, नहीं, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
प्रिंट्स देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ये मुझे रेगुलर करना पड़ता है। तो ये क्या है रेवेन्यू फिर एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज वंस अ ईयर हो हाँ तो क्या फिर कैपिटल। वन से ये कि भाई समझ लो हर साल मेरे को स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है, तो भी वो मैं क्या बोलूंगा कैपिटल ही सर बोलूंगा। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर आएगा, इसके आगे एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंडिचर समझ गए तुम, बिजनेस के रिलेटेड चीजों के ऊपर खर्चा है ना, जो भी बिजनेस रिलेटेड है। अब देखो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, ये तुमको पता है। इसका फायदा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिसका फायदा तुमको एक साल से ज्यादा मिलेगा। 50 से 60 में तो यही कंसेप्ट था, तो दोनों सेम टू सेम ही है लगभग। तो ये जो है इसका फायदा एक साल से ज्यादा मिलेगा। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इसमें टेबल जो सब नहीं बार-बार जो पे कर एक बार एडवर्टाइजमेंट जो पे एक्सपेंस। किया वो वाला एक्सपेंस समझना, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में क्या फर्क है। एक्सपेंडिचर मतलब सीधे सीधे कोई भी खर्चा कर रहे हो रेवेन्यू कमाने के लिए, भले वो बिजनेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो या नहीं। जो एकदम बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड है कि गुड सर्विस खरीद रहा हूँ आगे जाके पैसा कमाने के लिए, एक्सपेंडिचर है ना। एसेट खरीद रहा हूँ, एक्सपेंडिचर है। पर उसके अलावा भी खर्चे हो रहे हैं जिससे मुझे पैसा तो कमा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके अलावा जो खर्चे कर रहा हूँ वो एक्सपेंस है। मतलब एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है। अब पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, ये बिजनेस का काम नहीं है। बिजनेस दिस बिजनेस इज मेंट फॉर एजुकेशन। यहाँ पे सैलरी जा रही है, रेंट जा रहा है, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस। एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा लगता है, नहीं, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो बिजनेस खर्चा है। रेंट एक माना जाता है कि भाई जरूरी है, लेकिन बिजनेस उसको कंसीडर नहीं करता। खुद की जमीन क्यों नहीं है तुम्हारी, ऐसा बोलता है। यानी कि रेंट, सैलरी, वेजेस अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके बिजनेस, हाँ वो एक्सपेंडिचर है, और जो ऐसा है वो एक्सपेंस है। ये फर्क है। अब इसमें देखो एसेट का पार्ट दिन बाय दिन एसेट का वैल्यू कम हो रहा है ना, बी से डेप्रिसिएशन, वो क्या बिजनेस से रिलेटेड लेना देना है, नहीं, तो वो भी क्या है, एक्सपेंस है। और अगर कोई करंट एसेट में से पैसा कम हो गया, जैसे बेड डेट यानी कि मैंने सामने वालों को कर्जे पे पैसा दे के रखा था, जैसे मैंने तुम दोनों को कर्जे में कुछ सामान बेच दिया, तुम लोग मेरे पास सामान खरीदना है, मैंने अभी पैसे नहीं लिए, कर्जे में दे दिया, तुम लोग मेरे लिए डेटर्स हो, तुम लोग मेरे लिए क्या हो, डेटर्स हो। जिसको मैं बेचता हूँ, सेल करता हूँ अगर मैं क्रेडिट पे, तो दे आर डेटर्स। और किसी से क्रेडिट में परचेस करता हूँ उधारी में, क्रेडिट मतलब उधारी, तो मैंने अगर तूने सेल किया मुझे क्रेडिट में, यू आर सेलिंग मी समथिंग ऑन क्रेडिट, मैंने तुझे पैसा नहीं दिया, तो आई एम योर डेटर। बट इफ यू हैव परचेज समथिंग फ्रॉम मी इन क्रेडिट, तो मैं तेरा क्या हूँ, क्रेडिटर। तो परचेज करते क्रेडिट पे तो क्रेडिटर होता है, सेल करते किसी को तो डेटर होता है। तो समझ लो कि मेरे तुम दोनों डेटर हो, मैंने तुम दोनों को क्रेडिट में सेल किया, पर आगे जाके शायद तुम लोग पैसा नहीं दे पा रहे मुझे, तो दैट विल बी माय बैड डेट। बैड डेट मतलब ऐसा पैसा जो अब डेटर से मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुमको बोला, तुम लोगों पे बहुत बोला, लेकिन तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, इंसॉल्वेंट हो गए ना। एग्जैक्टली। तो यानी कि तुम बैड डेट के नाम पे आ जाओगे। फिर एसेट का वैल्यू कम हो जाना, इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई कम होगी, तो वो भी एक्सपेंस है। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, समझते हो इसका मतलब? ये बेंचेस यहाँ तक आने के लिए जो मुझे रिक्शा भाड़ा देना पड़ा, टेम्पो भाड़ा देना पड़ा, वो एक्सपेंस है। एसेट खरीदने का पैसा एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सबके लिए क्या है, अब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या है, बोलो क्या है वो, एक्सपेंस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, तो मेरी फैक्ट्री का पावर, मेरी फैक्ट्री का फ्यूल और कुछ हद तक वेजेस भी जो है वो सब इसमें आते हैं, एक्सपेंस में आते हैं। समझ गए मेरी बात? अब दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल रेंट देना है मुझे इस क्लास का, 6 महीने का रेंट मैंने एडवांस में दे दिया, तो दिस इज माय प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस मैंने पहले से पे कर दिया। अभी तक वो खर्चा अगर नहीं हुआ था, मतलब अभी तक समय नहीं हुआ था पैसा देने का, लेकिन मैंने दे दिया, तो इट इज माय प्रीपेड एक्सपेंस। और 6 महीने का भाड़ा मेरा देना बचा है, तो इट इज माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर रिसीवेबल बट किसी में इसके रिलेटेड पर इक्वेशन में बोल रेंट है, उसमें 4000 का रेंट है, बट मैंने 1000 पहले ही दे दिया, तो उसमें मैंने कैश में भी 4000 माइनस किया और फिर रेंट का अलग से बनाया, प्रीपेड एक्सपेंस में 1000 हाँ एडवांस बनाया और फिर उसमें 1000 और कैपिटल में 3000 माइनस। हाँ कैपिटल में क्यों 3000 एक्चुअली कितना गया अभी तेरा? एक्चुअली अभी 3000 इस अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा कितना बनता है? 3000, तो कैपिटल में इस अकाउंटिंग पीरियड का जाएगा। अब तूने 1 महीने का अगर साल का दे दिया, तो तूने एसेट में जोड़ लिया, तो कैश में से मेरा 4000 माइनस, क्योंकि टोटल वो तो तेरा 4000 गया, एडवांस में मेरा 1000 ऐड हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ और फिर अच्छा जो अभी करंटली पे किया वो वो ही भी कैपिटल कैपिटल से से माइनस माइनस। तो प्रीपेड समझे, एक्सपेंसेस कुछ खर्चे मैंने इस साल के भर दिए, इस साल में भरे, पर वो थे पिछले साल, अगले साल के। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में आज मैं खड़ा हूं, समझ लो 6 महीने का रेंट दे दिया,
मेरा ये अकाउंटिंग पीरियड तो मार्च तक का ही है ना, तो 3 महीने का तो इस साल का खर्चा है, अगले 3 महीने का खर्चा इस साल में नहीं है। अब मैं इस साल में दिखा के मेरा प्रॉफिट क्यों कम करूँ? तो मैं उसको अगले 3 महीने को प्रीपेड एक्सपेंस की कैटेगरी में एसेट में लिख देता हूँ। क्या एसेट हो गया वो मेरा? क्यों? मुझे वो फ्यूचर में 3 महीने फायदा देगा, मुझे पैसे नहीं देने। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो एसेट होते हैं, ये बात समझ रखना। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? एसेट होते हैं वो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है वो? लायबिलिटी, क्योंकि मुझे देना है। आज मैं जनवरी पे खड़ा हूँ, मेरे पिछले 6 महीने का जून से लेके दिसंबर तक का बाकी है, येट टू बी पेड, अभी तक दिया नहीं है, देना है मुझे। तो खर्चा तो हो गया, मैंने रेंट का वसूल तो कर लिया, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, अभी तक पैसा दिया नहीं है। फिर आती है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ग्रॉस का मतलब समझते हो? ग्रॉस और नेट, तुमने जीडीपी पढ़ा है आईएएस में थोड़ा, तो ग्रॉस और नेट में समझो ना, ग्रॉस में कुछ माइनस माइनस नहीं करते हैं, नेट में सब कुछ माइनस करके कर लेते हैं। तो ग्रॉस इनफ्लो मतलब सिर्फ कितना आया या आने वाला है वो भी जोड़ लेते हैं, कि जो आने वाला है ना। रिसीवेबल्स और अदर कंसीडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अदर कंसीडरेशन में मैं तुमको बता देता हूँ, बिल्स रिसीवेबल होता है। अदर कंसीडरेशन मतलब बिल्स रिसीवेबल, कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए, लेकिन तुमने मेरे को एक चेक दे दिया, उसमें आज की तारीख नहीं, उसमें 1 महीने बाद की तारीख है, तो इट इज सिमिलर टू बिल रिसीवेबल। एग्जैक्ट ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है, पर तुमको एक आइडिया दिया। अब एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या होता है? एक कागज होता है बैंक का, उस बैंक का फॉर्मल लीगल कागज होता है, उसमें तुम्हारा नाम, इंफॉर्मेशन, अमाउंट साइन वाइन करके मैंने तुमसे ले लिया। अब वो कागज मेरे पास जब तक है, यानी उसमें कागज में तुम लोगों ने 1 महीने बाद की डेट लिखी है, तुम लोग मेरे पास आए, 30,000 का सामान लेके गए, पैसे अभी नहीं दे रहे हो, मेरे को तुम पे विश्वास नहीं है इतना, मैं बोलूंगा बिल रिसीवेबल डाल दे, बिल डाल दे मेरे नाम का। तो तुम लोग क्या करोगे? बिल डाल दोगे मेरे नाम का, 30,000 रुपए लिखकर तुमने 2 महीने बाद का डेट डाल दिया। अब 2 महीने बाद पे करो, 2 महीने बाद वो बिल मुझे बस बैंक में देना है, वो तुम्हारी बैंक अपने आप मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देगी पैसा। हाँ, वो जो बिल होता है ना, वो बैंक के बिल होते हैं, बैंक के हिसाब से लीगल बिल होते हैं। तुमने मेरे से सामान लिया, 30,000 रुपए तुमको देने हैं, मैंने तुमसे बिल ले लिया, तुम्हारे पास से बिल एक ले लिया, एक कागज ले लिया मैंने, वो कागज ऐसे ही कोई कागज नहीं होता है, पूरा फॉर्मल कागज होता है, लीगल कागज होता है बैंक का। वो कागज मैंने तुमसे ले लिए, उसमें अमाउंट लिखा है, डेट लिखा है, तेरा तुम्हारा सिग्नेचर लिखा है, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, और भी कुछ डिटेल्स है, और तुम्हारा मेन साइन है, मेरा भी साइन है, कि आज से 2 महीने बाद तुमको ये पैसा मिलेगा। तो 2 महीने बाद मैं बैंक को जाके वो बिल दे दूंगा। अच्छा, और उसके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, यानी तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में आ आई शैल जाएगा। नॉट कांटेक्ट यू अगेन, डायरेक्ट हाँ, बैंक टू बस, बैंक। बात खत्म। अब वो बिल मेरे पास जब तक अब तुम इंसॉल्वेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तुम्हारे बैंक से तो पैसा कटेगा। अब वो बैंक जाने, अब वो बैंक जाने, तुम जाने, अगर माइनस होता है ना, तो फिर पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है, तो फिर डिक्लाइन होती है, फिर तुम्हें मुझे तुम्हारे लिए मगजमारी करने तब आना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बिल डिसऑनर हो जाना। जैसे माइनस में है अगर, तो माइनस और कैसे होगा? तो तब क्या हो जाएगा? पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। समझ लो 30,000 का बिल है, बैंक में तुम्हारे 10,000 है, पेमेंट डिक्लाइन। तो अब वो उसको बोलते हैं बिल डिसऑनर हो जाना, कि अब वो पैसा नहीं, अब मेरे को तुम्हारे साथ आपस मगजमारी करनी पड़ेगी ऐसे। तो ये होता है। तो अदर कंसीडरेशन जो बोला है ना, वो बिल रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे बिल रिसीवेबल है मेरे लिए, वैसे ही मैं किसी को बिल दे रहा हूँ तो बिल पेएबल है। जो तुमने मुझे कागज दिया, मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, तुम्हारे लिए बिल्स पेएबल है। तो तुम लोग तुम्हारे उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाओगे, और मैं मेरे बैलेंस शीट में एसेट में दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे मिलने वाला है। तो कितना पैसा आएगा या आने वाला है या आ गया, वो सबको जो है किस में लिख देते हैं? रेवेन्यू में। आप डेटर में दिखाओगे ना, डेटर में, और अलग से बिल रिसीवेबल लिखते हैं। जब बिल होता है तो डेटर में नहीं आता है, तो बिल रिसीवेबल अलग से लिखते हैं, जैसे डेटर लिखते हैं वैसे। क्लियर हुआ जी? ये रेवेन्यू है बिजनेस के रिलेटेड का सब कुछ। और इनकम क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। मुझे याद है कितना रेवेन्यू ज्यादा है ओवर एक्सपेंस। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ही क्या है? एक्सपेंडिचर नहीं माइनस किया मैंने, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस किया, वो इनकम है। और प्रॉफिट जो है, मतलब प्रॉफिट मतलब सिर्फ वो रेवेन्यू जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से आएगी, सिर्फ वो इनकम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से आएगी। इनकम में क्या है? दूसरी चीजें भी जोड़ लेते हैं, इनकम में दूसरी चीजें भी जोड़ लेते हैं, पर प्रॉफिट में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो मुझे पैसा कमाया मैंने, वो क्या है? मेरा प्रॉफिट है। अब मेरी बात को ना थोड़ा सा सुनना। प्रॉफिट क्या बताया मैंने तुमको? प्रॉफिट का कोई फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है। हाँ, अब एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं। एक्सपेंसेस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे पावर फ्यूल, ये बिजनेस का खर्चा है। फैक्ट्री है ना, अगर फैक्ट्री, तो पावर फ्यूल वेजेस, ये बिजनेस के खर्चे बन जाते हैं फैक्ट्री के केसेस में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी अगर कुछ भी चीजें, ऑफिस मैनेजमेंट, हाँ डायरेक्ट हो जाता है, फैक्ट्री जहाँ होती है। तो जो बिजनेस के
रिलेटेड एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, और इनडायरेक्ट मतलब बाकी सारी चीजें। तो जब आप प्रॉफिट में से, जब आप प्रॉफिट निकालना है, अगर आप रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कि रेवेन्यू कितना ज्यादा है ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंस बोलोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, कि टोटल सारी रेवेन्यू ले लो, बाहर से भी जो इनकम आई वो भी ले लो, बिजनेस वाली भी ले लो, और जितने एक्सपेंस है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है सब कुछ माइनस कर दो, तो क्या बनता है? नेट प्रॉफिट बनता है। क्या बनता है? नेट प्रॉफिट बनता है। क्लियर हुआ? सर इतने सारे टर्म्स हैं, ये सब आते रहेंगे, पूरे साल भर में आते रहेंगे, इक्वेशंस और सब में। बस ये हुआ। उसके बाद देखो गेन, व्हाट डू यू मीन बाय गेन? गेन मतलब ऐसे प्रॉफिट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, दूसरी जगह से है, उसको क्या बोलते हो? गेन बोलते हैं। और ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, इररेगुलर नेचर के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। लॉस, अगर खर्चे ज्यादा है इन रेवेन्यू से तो वो क्या है? लॉस है। उसके बाद बहुत अच्छे से लिखा है परचेज, परचेज ही होगा, मेरे को तो याद आ रहा है ना। परचेज, परचेज क्या होता है? कितना सामान रॉ मटेरियल तुमने खरीदा, रॉ मटेरियल जो तुमने कितना खरीदा है उसको क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बात ध्यान रखना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, या फिर डायरेक्टली रीसेल करने के लिए, दो पर्पस होते हैं परचेज के, या तो मैन्युफैक्चर या तो रीसेल। तो वो जितना खरीदा है वो क्या है? परचेज। अब कुछ सामान जो खरीदा है, लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए उसमें सिंक वाले के। अब कुछ सामान जो खरीदा है उसको बेचना भी, उसको रिटर्न करना पड़ता है, शायद मैंने ज्यादा खरीद लिया या क्वालिटी अच्छी नहीं आई तो उसको रिटर्न करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। की जो सामान खरीदा उसको बेच दिया। सेल की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, सेल ऑफ गुड। सेल मतलब तुम लोगों को जब भी सेल आएगा ना वर्ड, तुम समझना तुम्हारे बिजनेस से गुड्स बिके और कुछ सेल नहीं करते। और सेल रिटर्न यानी कि रिटर्न ऑफ गुड्स, जो सामान बेचा था वो रिटर्न आ गया, हां कि शायद क्वालिटी अच्छी नहीं थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और अदर सर्विसेज रेंडर्ड, या तो दोनों, या तो सेल ऑफ गुड्स से पैसा है, या तो सर्विस देने से है, या तो दोनों करने से है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस करने से जो रेवेन्यू मिल रहा है, क्लियर है जी? तो वो क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर गुड्स, गुड्स यानी सामान जो आपने खरीदा है रीसेल करने के लिए, या जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी प्रोडक्ट, वो भी क्या कहलाता है? गुड कहलाता है। फिर आता है स्टॉक या इन्वेंटरी। स्टॉक यानी कि जो सामान अभी तक अनयूज्ड है और बिका नहीं है, जो भी सामान, मुझे लग रहा था कि अब तक मैन्युफैक्चर हो जाएगा, लेकिन इतनी डिमांड नहीं था, मैंने मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दी? कम कर दी। एंड ऑफ द ईयर तक जो, हाँ, तो एंड ऑफ द ईयर में जो मेरे पास सामान बच जाता है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड नहीं, समझ पा रहे हो ना वर्ड्स को? तो जो रॉ मटेरियल बच जाता है, गुड बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। गुड्स को भी स्टॉक ही बोलते हैं, बोल सकते हैं, हम लोग इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं। स्टॉक को भी स्टॉक ही बोलते हैं। इसको इन्वेंटरी भी बोलते हैं, स्टॉक और इन्वेंटरी। और दो स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरुआत में जितना स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक, और साल के अंत में जो स्टॉक है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है। इन्वेंटरी भी तीन तरीके की होती है स्टॉक। एक होता है स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब मैं जो स्टॉक मेंटेन रखता हूँ बैग में, गुड्स का रखता हूँ, रॉ मटेरियल का रखता हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस का रखता हूँ, जो मिड में रह गए, ऐसा पावर फ्यूल ये सब भी उसी में आता है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, जो मैं बता रहा हूँ ना, ट्रेड रिसीवेबल आते हैं। अमाउंट दैट इज रिसीवेबल, नॉट रिसीव्ड, इट इज रिसीवेबल, आगे जाके वो अमाउंट मुझे मिलेगा जो मैंने कुछ सर्विस दी उसके लिए, तो वो होता है। ट्रेड रिसीवेबल में दो जन आते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर यानी वो पर्सन जिसको तुमने क्रेडिट पे सामान दिया, बिल रिसीवेबल यानी कि एक्सेप्टेंस, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो मुझे डेटर ने ही दिया है, वो बिल रिसीवेबल में आता है। फिर ट्रेड पेएबल, जो मुझे पैसा आगे जाके देना है, शायद मैंने किसी से गुड परचेज किया, किसी की सर्विस ली, तो जो पैसा मुझे आगे जाके देना है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल बोलते हैं। अब उसमें कौन कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है भाई? कि मैंने किसी से सामान खरीदा क्रेडिट पे, मैंने किसी से सामान परचेज किया उधारी पे, तो वो क्रेडिटर होता है, और मैंने उसको बिल दिया है तो वो क्या होता है? बिल पेएबल होता है। और अपन का बिल एक्सेप्टेबल, हाँ, बिल रिसीवेबल बोलते हैं। तो ये हुआ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दो तरीके की होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है दोनों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल डेटर से मिलता है, बिल पेएबल क्रेडिटर को देना पड़ता है। ये समझ रहे हो ना सारी बातें? एक बार मुझे लगता है तुमको भी रिकॉर्डिंग तो देखनी पड़ेगी सब कुछ रिकैप करने के लिए, ऐसा, और रीड करके भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट तो आ जाएगा। हाँ, तो फिर याद रह जाएगा बढ़िया से। कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? एक्सपेंस ऑन परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, कॉस्ट प्राइस बोलते थे। तो गुड बनाने में कितना खर्चा लग रहा है वो। एक होता है वाउचर। वाउचर एक बेसिकली बिल जैसा है, एक एविडेंस है, बिल रिसिप्ट हुआ है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होते हैं, तो ये वाउचर होते हैं, मतलब एक एविडेंस है कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसका। फिर होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मैंने दिया भाई, कोई प्राइस में मैंने कम कर दिया, किसी अमाउंट में कम कर दिया जब मैंने सामान बेचा, तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट तीन तरीके के होते हैं,
ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है और रिबेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट में कब करता हूँ पता है? फॉर एग्जांपल तुम लोग मेरे से बहुत बल्क में खरीद रहे हो या फिर मेरे को सामान खाली करना है, तो ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ कि तुम्हारे बिना बोले। ट्रेड डिस्काउंट तुम लोग बोलते ही नहीं, तुम्हारे बिना बोले मैंने कम कर दिया कि तुम मेरे जान पहचान वाले हो, या तुम लोग बहुत बल्क में खरीद रहे हो तो भी डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, या तो मुझे स्टॉक क्लियरेंस करना है, तो उसके लिए मैंने तुम्हारे बोले बिना, मैं नॉर्मली 500 में कोई बेचता हूँ, मैंने तुम्हारे बोले बिना 400 कर दिया, तो इट इज ट्रेड डिस्काउंट ऐसा। पर कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब तुम पेमेंट मुझे तुरंत कर रहे हो, या जब तुमने बोला था कि भाई 1 महीने में कर दूंगा, तब तुमने मुझे पेमेंट कर दिया। तो जब टाइमली पेमेंट होता है ना, तो तुम लोग भी डिमांड करोगे, देखो मैंने तुमको अटकाया नहीं, तुमने मुझे बोला था पैसे दे दो, मैंने दे दिए, थोड़ा फायदा तो मुझे भी होना चाहिए। नॉर्मली हम करते हैं ना वो बार्गेनिंग करवा रहे हैं ना, तो वो कैश डिस्काउंट ही करवा देते हैं हम बेसिकली, कि अभी हम आपको पेमेंट करेंगे, अभी पेमेंट कर रहे हैं, आप मुझे कुछ फायदा दो, तो उसमें पैसा कम करते हैं, तो इट इज कैश डिस्काउंट। बट रिबेट ऐसा नहीं है। रिबेट पता है कब होता है? मेरे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, सामान खाली करने की मेरी इच्छा नहीं है, पर मेरे पास सप्लाई इतनी ज्यादा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ले जा, एक काम कर ले जा। और दूसरा सबसे मेन जो रिबेट देते हैं पुअर क्वालिटी के लिए, कि मेरा सामान पड़े पड़े खराब हो रहा है या फिर थोड़ा सा क्वालिटी खराब है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, रिबेट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बुक तुमने खरीदी, ये बुक तुमको 500 की पड़ी, मेरे पास वो 1 साल पुरानी बुक है, मैंने तुमको वो 250 रुपये में 300 रुपये में दे दी, भाई रिबेट, क्वालिटी बिगड़ गई ना, पुराना एडिशन है, यूज्ड बुक है, तो यानी कि इसको बोलते हैं रिबेट। तो वैल्यू हम कब करते हैं? ड्यू टू पुअर क्वालिटी या तो एक्सेस सप्लाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। फिर आता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब जो पैसा आ नहीं सकता, कुछ पैसा डेटर को दिया था लेकिन डेटर से कुछ पैसा लेना था, दिया नहीं था, सॉरी, किसी डेटर से पैसा लेना था लेकिन वो आ नहीं सकता, तो इट इज बैड डेब्ट, मतलब जो पैसा आ नहीं सकता। बैलेंस शीट, ये हम साल के अंत में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटीज दिखाते हैं, यानी एसेट भी दिखाएंगे और लायबिलिटीज भी हम दिखाएंगे, बैलेंस शीट होती है। फिर है बुक वैल्यू, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मेरी बुक्स में किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, किसी भी एसेट का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में 2 टर्म होते हैं। जैसे स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, स्टॉक जो हम खरीदते हैं वो वाला नहीं, स्टॉक जो हम मेंटेन करके रखते हैं बिजनेस में, इन्वेंटरी। तो 1 मिनट दो मेरे को। तो ये हुआ बुक वैल्यू, समझ गए कि किसी भी एसेट का वैल्यू मैंने कितना मेरे बुक्स में बैलेंस शीट में दिखाया है, वो बुक वैल्यू होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि जो ट्रांजैक्शंस जो है, वो जो ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड किए उसको ट्रांसफर करते हैं आखिरी में, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए, रिकॉर्डिंग एंड बाद में वो क्लासिफाइंग सब हो गया ना, तो रिकॉर्ड करने के बाद जब क्लासिफाई करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो उन्हीं बुक्स जिसमें ट्रांसफर होता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। बाजू में क्रेडिट मतलब नॉर्मली किसी भी अकाउंट का राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है, और किसी भी अकाउंट का लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन पता है, डिक्रीज इन बुक वैल्यू, किसी भी चीज का वैल्यू, किसी भी एसेट का वैल्यू कम हो जाना समय के बहते या ऑब्सोलेंस की वजह से, कुछ डैमेज हो गया, कुछ रिपेयरिंग करवाना पड़ा, गिर गया कहीं पे, इस सब के से वैल्यू तो कम हो जाती है। तो ऑब्सोलेंस मतलब खराब हो जाना, काइंड ऑफ खराब होने के बाद वैल्यू गिरी जाती है, तो ये डेप्रिसिएशन है। एंट्री यानी कि लिखना, जो हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। इंसॉल्वेंट यानी हाथ खड़े कर दो, कोर्ट ने बोल दिया अब आप पैसा नहीं दे सकता ये आदमी, मतलब वो अपना पैसा नहीं दे पाएगा, पोजीशन नहीं दी उसको, तो उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी जो दे सकता है पैसा, जो भी पैसा दे सकता है वो सॉल्वेंट है। प्रोप्राइटर यानी कि ओनर, मैं क्या हूँ? प्रोप्राइटर। पहले क्या है? प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट जो साल के अंत में बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंसिंग, साल के अंत में ये सारी चीजें बनाते हैं, और ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एक आखिरी पार्ट भी होता है। 2 चैप्टर समाप्त।